देखो आज हम लोग जो डिस्कशन में ले रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस को दो पार्ट्स में ब्रेक किया है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। सबसे पहले मैंने ले लिया कॉनकेव सरफेस। अगर कॉनकेव सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फार्मूला डेवलप करना है तो एक कॉनकेव सरफेस कंसीडर कर लिया एस पी एस डैश। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है बोथ साइड। इधर हमने रेयरर कंसीडर कर लिया मीडियम और इस तरफ डेंसर मीडियम है। ये जो लाइट रे है ऑब्जेक्ट हमने ओलेट किया हुआ है, यहां से लाइट रे जब बाउंड्री पे आई जगह, इसके बाद इसका मीडियम चेंज हो रहा है और ये रेयरर से डेंसर जा रही है, तो इसे बेंड होना चाहिए नॉर्मल की तरफ, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो ढूंढो भाई। नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस के लिए कोई बहुत टेंशन की बात नहीं है। नॉर्मल हमेशा ध्यान रखिए जो रेडियस होगी सर्कमफ्रेंस पर वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेगी। तो हमने क्या किया, सेंटर इमेजिन कर लिया एक जगह पर और वहां से डॉट डॉट लाइन CN ड्रॉ कर दी। CN इज द नॉर्मल। तो जो OA, इस पॉइंट को A बोल दीजिए, इस पॉइंट को हम नाम दे दे रहे हैं A। जो OA रे है ये बेंड हो जाएगी थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ, जानी चाहिए थी ये डॉट डॉट जो ये मैंने रिप्रेजेंट किया इस तरफ, लेकिन ये मीडियम बदलने की वजह से थोड़ा सा अंदर की तरफ टिल्ट हो गई। इसी को रिप्रोड्यूस बैक साइड कर दीजिए। जहां ये बैक साइड प्रोड्यूस होकर के मीट करेगी वो पोजीशन इमेज को रिप्रेजेंट करेगी। ध्यान दीजिएगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज हो गई, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिएगा, H हाइट इमेजिन कर लीजिए, पॉइंट का नाम हमने M पुट कर दिया है। अभी और सुनिए, आपने कभी सुना होगा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ये इंसिडेंस रे है, CN इज नॉर्मल, तो ये वाला एंगल इतना देखिए जरा गौर से, यही तो आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको नाम दिया हमने आई, इस जगह लिख दिया है मैंने बाहर, वो थोड़ा ज्यादा गंदगी ना हो इसलिए। और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है वो R होता है ना, रिफ्रैक्टेड ये है ना और नॉर्मल ये है ना, तो इनके बिटवीन जो एंगल होगा इसको क्या कहेंगे आप, इसे ही तो रिफ्रैक्शन एंगल R बोलेंगे। और इसका वर्टिकल अपोजिट अंदर साइड अगर ढूंढ लिया जाए तो देखो ये CN है, ध्यान देना CN है और ये रिप्रोड्यूस की वाली है, तो जो CN और रिप्रोड्यूस करने वाले के बिटवीन एंगल आएगा, ध्यान देना, इसको बैक किया है और ये CN बैक, तो ये R का काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ। इस ऑब्जर्वेशन को अच्छे समझिएगा। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ रही डायग्राम वाली? ये तो हमने हाइट डाली दिया है। हाँ, 3 एंगल्स बेस पर लेंगे हम लोग, ये ऑप्टिकल एक्सिस पर लेंगे। ऑब्जेक्ट के एंगल को अल्फा, इमेज के एंगल को बीटा और बचा हुआ ये वाला हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए गामा होगा। यहां तक भी समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। मेन कॉन्सेप्ट हो गया, अब बचा है केवल डिस्टेंस सेपरेशन। ऑब्जेक्ट से लेंस तक की डिस्टेंस या सरफेस तक की डिस्टेंस को आप लोग जनरली U बोला करते रहे होगे, 10th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत ऑप्टिक्स पढ़ी होगी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, U। इमेज से डिस्टेंस को क्या बोलते हो, V। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस को क्या बोलते हो, R, जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं आप लोग। एक और बात बता दो, जो लेंस या मिरर से लेफ्ट साइड डिस्टेंस मेजर की जाती हैं उनका साइन कैसा रहता है, लेफ्ट की तरफ निगेटिव और राइट की तरफ। अगर बाय द वे कंफ्यूजन हो तो आप ज्योमेट्री y डैश x डैश ध्यान रखना, और ओरिजिन पे आप लेंस या मिरर सपोज करें, तो अगर हम इस तरफ कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ है तो निगेटिव, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो निगेटिव। कोई दिक्कत? इसको साइन कन्वेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आप आराम से ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग समझ लें। कोऑर्डिनेट्स तो सीखे होंगे ना आप लोगों ने, उसके अकॉर्डिंग। तो ये सभी डिस्टेंस देखो, लेंस, मिरर या जिसको भी स्फेयर सरफेस लिया है, इससे सब टोटल लेफ्ट साइड है कि नहीं बताओ। U भी लेफ्ट में है, V भी लेफ्ट में और R भी लेफ्ट में है। जहां जहां ये पॉइंट्स आएंगे वहां सब में माइनस में पुट करूंगा, मैं निगेटिव वैल्यू पुट करूंगा। कोई दिक्कत किसी को? अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये तो डायग्राम है, अगर डायग्राम में किसी को कोई स्टेप पे डाउट लग रहा हो तो बताओ मुझे।
साइज जरूर थोड़ा छोटा बन गया, कम जगह में ज्यादा चीजें हो गई हैं। पक्का इतना समझ में आ गया 100%? एनीवन? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं आप रॉक स्टार सर, वंस मोर। तो वंस मोर अब बाद ही में हो पाएगा। देख लें जरा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट में एक बार रिवीजन करा देंगे। अब जैसे जब हम इस आर्टिकल को ड्राइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, डायग्राम बनाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती बच्चों के सामने कोई डेरिवेशन करते समय कि बिगिनिंग कहां से हो, स्टार्टिंग पॉइंट होता कि नहीं होता है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है। ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये तो जानते हो आप लोग कि नहीं जानते हो? अगर ये जानते हो तो आइए एक ट्रायंगल चूज कर रहा हूं मैं, ओ ए सी। इन ट्रायंगल ओ ए सी आप ओ ई सी को देखिए जरा, मैं इसको अलग बना के समझा रहा हूं जिससे आपको क्लियर बात समझ में आ जाए। ट्रायंगल ओ ए सी की बात हो रही है, ये ओ है, ये सी है और ये ए है। ओ ए सी, प्लीज लिसन, मैं इतना हिस्सा अलग बना रहा हूं। देखो ओ ए और सी तक के एंगल को यहां आई बोला हुआ कि नहीं बोला हुआ है? आप इस डायग्राम में देखिए, और ये वाला बेस एंगल यहां वाला गामा है और ये वाला अल्फा है। आप इस डायग्राम में देख लीजिए, मैंने उसको अलग इसलिए दिखा दिया जिससे आप क्लियर समझ पाए। ओ पर अल्फा है कि नहीं है, सी पर बाहर की तरफ गामा है कि नहीं है, और जो ए पॉइंट है ओ ए सी के बिटवीन आई है कि नहीं है। यहां एक्सटीरियर कौन है, इंटीरियर कौन है? तो हम सीधा सीधा लिखेंगे गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। बोलो भाई जी, इससे आई बना लेते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो गामा माइनस अल्फा इक्वेशन 1। कोई डाउट यहां पर? कोई डाउट? आइए अब हम उठाते हैं अगेन यही प्रॉपर्टी फिर लगाएंगे। इन ट्रायंगल आई ए सी, एक बार ऑब्जेक्ट को उठाया है, अब इमेज को उठाएंगे। इमेज वाले को जरा देखना दोबारा से। अब आई ए सी की बात कर रहे हैं, आई ए सी। आप देखिए आई ए सी, तो गामा बाहर है, बीटा यहां और आर यहां है। देखो आर बीटा और गामा, तो रिलेशन हुआ गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। आर की वैल्यू चाहिए मुझे, तो आर इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा इक्वेशन 2। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को? आइए आगे देखिए, इसको हम हटा दे रहे हैं, सिर्फ समझाने के लिए इनको अलग बना करके दिखाया था। अब हम आगे बढ़ ऊपर ही जा रहे हैं। हमारे पास आई और आर आ गए ना। आई मतलब इंसिडेंस एंगल, आर मतलब रिफ्रैक्शन एंगल। अच्छा एक बात बताओ, आई और आर होंगे हमारे पास तो क्या करेंगे, उनको जेब में डाल के टहलेंगे? स्नेल्स लॉ एक ही ऐसा फार्मूला है जिसमें आई और आर दोनों होते हैं। अब तक आपने वही तो सीखा है खाली। तो बस सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे फ्रॉम या बाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ उठाएंगे। स्नेल्स लॉ हमारा कहता है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम बोलते क्या है, एन। एन एक्चुअल में होता क्या है ये भी समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे हम अगर एब्सोल्युटली लिखना चाहें तो n2 बाई n1 भी पुट कर सकते हैं। इसका रिफ्रैक्शन हम लोग n1 लेंगे और इस तरफ का n2 लेंगे। दो मीडियम लिए थे हम लोगों ने, तो ये बना। अब एक बात और सुने, अगर एंगल्स को स्मॉल कंसीडर किया जाए, एक प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं फॉर स्मॉल एंगल्स, प्लीज सुनिए, साइन थीटा बिकम्स थीटा। ये प्रॉपर्टी कितने लोग जानते हैं? हैंड रेज करें, नीचे करो। कितने लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, साइन थीटा को थीटा क्यों लिखते हैं? चलिए कोई बताएगा लॉजिक कि साइन थीटा थीटा लिखा क्यों जाता है? होता ही सही बात, अगर साइन थीटा थीटा होता है कॉस थीटा क्या होता है स्मॉल एंगल के लिए? कोई बताएगा? साइन थीटा थीटा होता है, बिल्कुल सही। तो अगर स्मॉल एंगल हो तो कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा फिर क्या होगा? अब मैं समझा देता हूं ये आया कहां से है। स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा को थीटा क्यों लिखते हैं, तो फिर कॉस थीटा को क्या लिखते होंगे? यहां तो क्या जरूरत केवल साइन की है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको एक प्रॉपर्टी होती, प्लीज सुन लीजिए, सीरीज बोलते हैं। साइन की, कॉस की, टेन की, सबकी सीरीज होती है। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे आप।
साइन सीरीज सुन ले जरा, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस थीटा 7 बाई फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। ये एक सीरीज होती है, नहीं भी पढ़ी है तो आप अपने पास रफली नोट कर लें इसको। अब सुनिए, थीटा को छोटा लिया, छोटा मतलब है 0 पॉइंट समथिंग, इमेजिन कर लीजिए 0.01 है, मैंने कहा थीटा इज 0.01 डिग्री, स्मॉल लिया मैंने। अब 0.01 यहां रखो और फिर 0.01 का क्यूब करो तो 0.00001 और उसमें भी फैक्टोरियल 3 से यानी 6 से डिवाइड करो तो कितना छोटा होगा, उसको लेना एक मात्र बदतमीजी के अलावा कुछ लगेगा? बेकार का फालतू का काम है कि नहीं? यानी आगे के नंबर्स वेरी वेरी स्मॉल, डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट रोल। तो फिर हम लोगों ने कैलकुलेशन आसान करने के लिए आगे का हिस्सा अवॉइड कर दिया, तो साइन थीटा बिकम्स सिमिलर एक्सप्रेशन, उसको ग्रिगोरी सीरीज कहते हैं। tan के लिए भी होता है, तो tan और साइन दोनों के केस में साइन थीटा को थीटा और tan थीटा को भी थीटा, बस यहां फैक्टोरियल होता है, वहां फैक्टोरियल नहीं होता डिवाइड में। अब कॉस की सीरीज भी जान ही लो, जब इतना बता दिया है, अभी नहीं जरूरत है। 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा 4 बाई फैक्टोरियल 4, यानी ये इवन नंबर में चलती है, वहां ऑड नंबर में होती है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो स्मॉल एंगल के लिए कॉस थीटा कभी पुट करने का मन हो तो 1 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं? चलिए, तो बात हो गई मैथ्स की, हटाओ, फिर वापस आते हैं। तो मैंने कहा फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा इज थीटा, तो साइन आई इज आई, साइन आर इज आर, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे? आई बाई आर, n2 बाई n1। कोई प्रॉब्लम किसी को? आई और आर की वैल्यू हमारे पास है, चलो यहां पुट कर देते हैं। तो जब आई और आर जब रखेंगे, प्रॉपर्टी अपने दिमाग में रखिएगा, इतना हिस्सा हटा दे रहे हैं। तो आई की जगह हम क्या रखेंगे जरा देखो, गामा माइनस अल्फा, आर की प्लेस पे गामा माइनस बीटा, n2 बाई n1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अल्फा बीटा वन साइड और गामा वाले फैक्टर अदर साइड। तो देखें गामा n1 अल्फा n1 गामा n2 बीटा n2, बीटा इधर ले आओ, गामा वाला फैक्टर उधर ले जाओ, तो बीटा n2 माइनस अल्फा n1 गामा n2 माइनस गामा n1 होगा कि नहीं होगा बताओ? उस तरफ RHS में गामा कॉमन है, ले लो भाई जी। तो बीटा n2 माइनस अल्फा n1 गामा इज कॉमन, n2 माइनस n1। इस जगह तक अगर कोई डाउट हो तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। हमारे पास अल्फा है, बीटा है, गामा है, हम चाहते हैं अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड कर लेना। एंगल हमने स्मॉल लेट कर रखे हैं, tan अल्फा को अल्फा सोचेंगे, tan बीटा को बीटा और tan गामा को गामा। एक और बात, m को हमने समझ लिया इसका अपर्चर, अपर्चर मतलब होता है ये चीज, इट इज टू लार्ज। अपर्चर अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो m धीरे धीरे शिफ्ट होते होते p के अप्रोच कर जाएगा, m अप्रोचेस टू p, यानी जो m है वो p है, p है वो m है, ऐसा सोचें फॉर लार्ज अपर्चर। तो हम कहेंगे फॉर लार्ज, और ऊपर से लिखते हैं फॉर लार्ज अपर्चर, तो m गोज टू p, इस तरह इमेजिनेशन पहली बात, तभी ट्रायंगल यूज करना बेटर लगेगा। अब हम लोग यहां देखो tan अल्फा उठाएंगे, तो tan अल्फा बिकम्स अल्फा, और tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h हुआ है और बेस हमारा u है, और u लेफ्ट साइड है माइनस में, तो h बाई माइनस u। सिमिलरली tan बीटा यानी कि बीटा यानी कि h अपान माइनस v, और tan गामा गामा h अपान माइनस का r। कोई प्रॉब्लम? अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, उठाइए और इक्वेशन 3 में पुट करिए यूजिंग दीज अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3। आइए पुट करता हूं, बीटा की प्लेस पे h बाई माइनस वी n2 माइनस अल्फा की प्लेस पे h बाई माइनस यू n1, गामा की प्लेस पे h बाई माइनस आर n2 माइनस n1। समझ लेना जरा, छोटा भी लिखा हो तो क्या है, h कॉमन है पूरे में से, क्या माइनस कॉमन नहीं है क्या? ले लो, काट डालो, क्या बचा देखो, n2 बाई वी माइनस एक माइनस कॉमन हो चुका है,
एक बचेगा n1 बाई यू, h कॉमन कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, n2 माइनस n1 बाई आर. दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर द कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस. अब एक और बात सुन लीजिए, एक तो ये फॉर्मेट है इन टर्म ऑफ n1 n2, बट अगर n के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो डिवाइडिंग बाई n1 ऑन बोथ साइड, डिवाइडिंग बाई n1 ऑन बोथ साइड. चलिए डिवाइड कर देते हैं. तो यहां n1 से डिवाइड करूंगा तो n2 बाई n1 आएगा, ये n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान यू. यहां पर n2 बाई n1 माइनस 1 बाई आर. n2 बाई n1 है क्या हमारे पास, पुट कर दो. तो फार्मूला बना n बाई वी माइनस 1 बाई यू n माइनस 1 बाई आर. बताओ भाई जी, ये रिफ्रैक्शन फार्मूला सेकंड फॉर्मेट आ गया. पूरा इतना एज इट इज डायग्राम बना के नोट कर लीजिए, फिर जो डाउट हो मैं आपको मौका दूंगा, पूछ लेना.